नमस्कार। सुर्खियों के बाद तेज रफ्तार खबरें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 44 पुलों का किया उद्घाटन। यह पहली बार है जब एक साथ इतने ब्रिज देश के नाम किए गए हों। इस मौके पर राजनाथ ने कहा कि पाकिस्तान के बाद अब चीन भी सीमा विवाद जारी रखने पर आमादा है। त्योहारी सीजन से पहले केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदमों का ऐलान किया है। केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए अपने सभी कर्मचारियों को एडवांस में देगी 10,000 रुपए। निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र का प्रस्ताव कानून के दायरे में, लेकिन अगर कुछ राज्यों को मंजूर नहीं तो फिर आगे देखते हैं कि अब क्या समाधान निकलता है। केंद्र के प्रस्ताव का विरोध करने वाले राज्यों में दिल्ली, केरल, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु शामिल। जीएसटी मुआवजे के विवाद को हल करने सोमवार को जीएसटी काउंसिल की हुई बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जिस मुद्दे को लेकर यह बैठक हुई उस पर आम सहमति नहीं बन पाई। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोमवार को की गई घोषणाएं समय से उठाए गए कदम है। कदम से अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा मिलेगा। अब 16 अक्टूबर को आएगा नीट का रिजल्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए 13 सितंबर को ही परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए कैंडिडेट्स के लिए 14 अक्टूबर को दोबारा नीट आयोजित करने की दी अनुमति। हाथरस गैंगरेप कांड को लेकर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हुई सुनवाई। 2 जजों की बेंच के सामने पीड़िता के परिवार ने रखा अपना पक्ष। साथ ही उत्तर प्रदेश की तरफ से कई अधिकारी अदालत में रहे मौजूद। अगली सुनवाई 2 नवंबर को। कोर्ट ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से कहा कि अगर आपकी बेटी होती तो क्या आप बिना देखे अंतिम संस्कार होने देते। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कोर्ट के सवाल पर चुप हो गए। उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। लखनऊ में अदालत की कार्यवाही में शामिल होकर पीड़ित परिवार देर रात वापस हाथरस पहुंचा। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच रात 11 बजे पीड़ित परिवार वापस अपने गांव पहुंचा। पीड़ित परिवार ने कहा कि इस मामले में जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता पीड़िता की अस्थियां विसर्जित नहीं की जाएंगी। इससे पहले जब हाथरस प्रशासन ने देर रात पीड़िता के शव को जला दिया था तो इससे नाराज पीड़ित परिवार ने काफी समय तक चिता से पीड़िता की अस्थियां नहीं उठाई थी। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के कुछ ही घंटे बाद तमिल की मशहूर एक्ट्रेस खुशबू सुंदर बीजेपी में शामिल। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने उन्हें बीजेपी में शामिल करवाया। खुशबू सुंदर ने दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय में बीजेपी की ली सदस्यता। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की मां का हुआ निधन। सीएम ई पलानीस्वामी की माता का निधन। हरियाणा के हिसार जिले में बारवाला रोड स्थित बाल सुधार गृह में बंद 16 बाल कैदी अधिकारियों को घायल कर फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद हिसार पुलिस और एसपी मौके पर पहुंचे। मामले की पड़ताल शुरू की गई। माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए दैनिक श्रद्धालुओं की संख्या 15 अक्टूबर से हो जाएगी 7,000। अनलॉक 5 की गाइडलाइन के तहत श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने प्रदेश कार्यकारी समिति से अनुमति लेकर व्यवस्था शुरू करने की तैयारी। लंबे इंतजार के बाद आज से अक्षरधाम मंदिर के खुलने जा रहे दरवाजे। कोरोना वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए 24 मार्च को घोषित किए गए देशव्यापी लॉकडाउन के बाद अक्षरधाम मंदिर के दरवाजे श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे पहली बार। सीएम शिवराज आपको नजर आ रहे होंगे। शैक्षणिक भवनों का वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम। 497 करोड़ की लागत से तैयार 145 शैक्षणिक भवनों का लोकार्पण। आदिम जाति विभाग के 357 करोड़ की लागत के 13 आवासीय, 4 करोड़ 63 लाख के 3 छात्रावास के नए भवन हैं। राज्य कल्याण विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के 497 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि से निर्मित भवनों का लोकार्पण प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के घर कमरों से संपन्न हो रहा है। इन सभी भवनों की गुणवत्तायुक्त और समयपरक निर्माण में लोक निर्माण विभाग की परियोजना क्रियान्वयन इकाई BIU ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन भवनों में बढ़ेगी प्रदेश की तरुणाई और इन भवनों में गढ़ा जाएगा मध्य प्रदेश का भविष्य। इन भवनों में पुख्ता होगी स्वर्णिम मध्य प्रदेश के कर्मधारों की नींव। आज स्कूल शिक्षा विभाग के 129 हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी भवन जिनकी लागत हो गई 135.98
करोड़ रुपए तक है। व्यवहार सेकेंडरी स्कूल भवनों के निर्माण की इकाई लागत 1 करोड़ 75 लाख रुपए। ये 129 हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल 26 जिलों के अलग अलग स्थानों पर निर्मित है। इन 4 भवनों के निर्माण से लगभग 21,000 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। बेटियों की शिक्षा सुविधाजनक और साधन संपन्न हो, इस दृष्टि से आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा कन्या शिक्षा परिसर निर्मित किए जा रहे हैं। इनमें से 13 सर्व सुविधायुक्त भवनों का लोकार्पण भी आज हो रहा। इनमें से प्रत्येक भवन की लागत 27 करोड़ 46 लाख रुपए। प्रत्येक परिसर में लगभग 500 बालिकाएं रहवासी एवं शैक्षिक सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगी। बढ़ेगा मध्य प्रदेश, बढ़ेगा मध्य प्रदेश। धन्यवाद। अब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के 3 जिलों के जनप्रतिनिधियों और अभिभावकों से संवाद करेंगे। सबसे पहले भोपाल जिले के शासकीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर कोलार के संवादकर्ताओं से माननीय मुख्यमंत्री जी का परिचय करा दूं। श्री रामेश्वर शर्मा माननीय प्रोटेम स्पीकर मध्य प्रदेश विधानसभा के अलावा यहाँ से श्रीमती सुखरानी पाल अभिभावक और श्रीमती मंजू तिवारी प्राचार्य हमारे साथ जुड़ रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस भवन की कुल लागत 100 लाख रही है और 605 विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। नमस्कार। अकबरपुर में उपस्थित हमारे प्रोटेम स्पीकर साहब रामेश्वर जी और शिक्षा परिवार के मेरी बहन और भाइयों को, हमारे गांव में इस स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं 11th 12th में बताएंगे कुछ? 723 बच्चे पढ़ते हैं सर, 6वीं से 12वीं तक। स्कूल जो बना है वो इतने बच्चों के लिए पर्याप्त है? सर पर्याप्त तो नहीं है सर, अब दूसरी मंजिल फिर से बनेगी तो पर्याप्त हो जाएगा। एक मंजिल जो अभी बनी है उसमें कितने बच्चे बैठ सकेंगे? सर उसमें 100-150 बच्चे बैठ पाएंगे सर, मुश्किल से। 4 कमरे हैं सर पढ़ने के लिए। एक लाइब्रेरी है, एक पुस्तक, एक लाइब्रेरी है सर, एक आर्ट और क्राफ्ट का रूम है और एक कंप्यूटर रूम है सर, लाइब्रेरी है। पढ़ने के लिए सर 4 ही रूम है बस। इसके पहले फिर इतने बच्चे कैसे पढ़ते थे, कहाँ पढ़ते थे? सर पुरानी बिल्डिंग में स्कूल। आवाज आ रही मेरी? ये अकबरपुर से उमरिया कैसे पहुंच गई? एक बार फिर अकबरपुर जोड़े। कौन देख रहा है? अकबरपुर जोड़िए, अकबरपुर की बात पूरी नहीं हुई। संभव है या पहले उमरिया बात कर ले? उमरिया में कौन है? माननीय मुख्यमंत्री जी, उमरिया से हमारे साथ जुड़ रही हैं माननीय आदिम जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह जी और वहाँ से अभिभावक श्री पुरुषोत्तम सिंह, हमारे आंचल के पिताजी हैं ये हमारे साथ उमरिया से जुड़ रहे हैं। विशिष्ट विद्यालय कन्या परिसर उमरिया, इसकी लागत 27.46 करोड़ रही है और 490 विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। माननीय मंत्री जी से तो चर्चा होती रहती है। अभिभावक जो बैठे हो, क्या नाम क्या है? आपका नाम बताइए पहले। पुरुषोत्तम सिंह। पुरुषोत्तम जी, कैसा बना है कन्या शिक्षा परिसर? ये बना सर। देखा या वैसे ही बाहर से बैठ के कह दिया आपने बढ़िया बने? देखा सर, देखा है पूरा घूम के देखा हूँ सर। अच्छा, टॉयलेट वायलेट सब है? सब चीज है, टॉयलेट है और बाथरूम है, सब व्यवस्था है सर। रहने के कमरे में ठीक है? रहने का कमरा बढ़िया है, पढ़ने के लिए भी कमरा बढ़िया है। इसमें लैब और लाइब्रेरी की भी व्यवस्था है? व्यवस्था, लाइब्रेरी की व्यवस्था है और व्यवस्था है। अभी कोविड काल में अभिभावक के साथ हमारे स्कूल परिवार के भी हमारे साथी होंगे ना, शिक्षकगण है कोई? जी सर, मैं प्राचार्य
प्राचार्य जी अभी बच्चों की पढ़ाई कैसे हो रही कोविड के दौरान? सर कोविड के दौरान अभी ऑनलाइन शिक्षण करवा रहे हैं सर, वेबएक्स के माध्यम से, लेकिन कम बच्चे जुड़ पा रहे हैं। कितने बच्चे जुड़ते हैं ऑनलाइन में? ये 30% बच्चे जुड़ पाते हैं सर। बाकी के लिए हम घर में पुस्तक पहुंचवा दिए हैं, घर में पुस्तक से पढ़ते हैं, और जहाँ कठिनाई आती है तो शिक्षकों से फोन करके संपर्क वो समस्या निवारण करते हैं। सब बच्चों तक पुस्तक पहुंच गई ये सुनिश्चित कर दिया? जी सर, सब बच्चों के पास पुस्तकें पहुंच गई। हमारे जो शिक्षक अध्यापकगण हैं वो घरों पे जा रहे हैं बच्चों के? जी बीच बीच में जाते हैं, और ये अभी 6वीं से 8वीं तक के बच्चों के घरों में संपर्क करते हैं। 9वीं से 12वीं तक के बच्चे अपने अभिभावक से स्वीकृति लेके स्कूल में बीच बीच में आके और समझते हैं। ऐसे कितने बच्चे स्कूल में आ रहे हैं? जैसे आपने कहा 30% जुड़े हैं ऑनलाइन शिक्षा से, ऐसे बच्चों की संख्या कितनी है जो बीच बीच में अपने गाइडेंस के लिए, पढ़ाई के लिए स्कूल आते हैं और अपने अध्यापकों से, शिक्षकों से संपर्क करते हैं? सर हमारे परिसर के बच्चे बहुत दूर दूर रहते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट में भी रहते हैं, तो वो आने जाने की समस्या है, तो कम आ पाते हैं सर। 10% बच्चे आ पाते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि स्कूल अभी प्रारंभ करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, तो आपका और अभिभावकों का क्या मत है? अभी तो अभिभावक तो परेशान हो गए, घर में बच्चों को संभाल नहीं पाते हैं, इसलिए चालू किया जाए। लेकिन हमारा कहना है सर अभी कुछ दिन तक उनको घरों में ही रखा जाए तो ठीक रहेगा। मतलब दिवाली के बाद शुरू करवाएं पढ़ाई? जी सर। चलिए, तब तक बच्चों को ठीक से गाइडेंस देते रहिए। और ये कन्या शिक्षा परिसर बना है, 27 करोड़ कितना बताया मैंने? 27 करोड़ रुपए की लागत, 27.5 करोड़ रुपए की लागत से इससे हमारी बेटियों को शिक्षा में बहुत सहायता मिलेगी। आपको बधाई मीना सिंह जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। अकबरपुर से कनेक्ट कर, अकबरपुर फिर कनेक्ट हो गया, डिस्कनेक्ट कैसे हो गया तो समझ में नहीं आया। मैं ये पूछ रहा था, प्राचार्य महोदय बता रहे थे कौन? अभी उत्तर कौन दे रहे थे? प्राचार्य दे रहे थे? अभी प्राचार्य महोदय दे रहे। मैं ये पूछ रहा था कि बाकी बच्चे फिर पढ़ते कहाँ थे? ऐसा है कि यहाँ पर पुराना विद्यालय है, उसमें रूम है, 2 सेट भी बनाए गए हैं, कुछ निधि से पैसा देकर तैयार किया गया है, तो उस हिसाब से बैठने की व्यवस्था थी। और बीच में आपसे ही इसकी स्पेशल स्वीकृति ली गई थी इस भवन के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जगह पर्याप्त थी और भवन की कमी है। तो अभी कुल मिलाकर शिक्षा सत्र के लिए बच्चों को बैठने के लिए हमारे पास स्थान है। अगर थोड़ा और स्वीकृति जब भी मिलेगी तो नवीन परिसर के लिए और उत्साहित और ललायत जो बच्चे होते हैं कि नई बिल्डिंग बन गई। हालांकि इसमें हमने खेल का भी इंडोर हॉल तैयार किया गया है, यहाँ खेल के लिए भी इंडोर हॉल तैयार है। बीच बीच में शासकीय कई परीक्षाएं भी उस बड़े हॉल में होती है, बैडमिंटन, कबड्डी और अन्य गेम्स भी यहाँ पर बच्चों के साथ करते हैं। तो अब धीरे धीरे जो बैठने की व्यवस्था है वो हमारे पास अभी वर्तमान उपस्थिति के लिए पर्याप्त है। बाकी गतिविधियां भी स्कूल में होती है, सुन के रामेश्वर की बहुत खुशी हुई। पीआईओ वाले बताएंगे क्या कि इस फाउंडेशन इसका ऐसा है भवन का कि इसके ऊपर भी हम एक मंजिल और खड़ी कर सके? मुझे लगता है पीआईओ नहीं बताएंगे, मैं ही बताऊंगा, क्योंकि जब इसकी निर्माण का भूमि पूजन मैंने किया था तो इसी शर्त पर किया था कि इसको 3 माला बिल्डिंग बनाना है, क्योंकि अब शहर के अंदर हमको जो है वर्टिकल बढ़ना पड़ेगा कि क्षेत्रफल और जगह के अभाव को ध्यान में रखते हुए। इसलिए इस बिल्डिंग को 3 माला बनाने की दृष्टि से इसका फाउंडेशन तैयार किया गया है उस समय। नहीं, ये बहुत अच्छा हुआ गोपाल जी, हम आगे से ये तय कर ही लें कि जो भवन बनेंगे उनका फाउंडेशन हम ऐसे ही बनाएंगे कि भविष्य में ऊपर हम और कमरे बना सकें, क्योंकि ये बात सही है, अब जमीन इतनी नहीं है कि परिसर का विस्तार कर सके। बहुत अच्छे, तो फिर आगे इसमें संभावना ऊपर भवन बनने की है, तो उस दिशा में आगे हम लोग कदम बढ़ाएंगे। एक सवाल मैं आपको कहता हूँ, मैं आपको एक और धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपके नेतृत्व में हुजूर विधानसभा में 13 नवीन भवन की बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है। इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और 5 बिल्डिंगें हमारी प्रस्तावित हैं और लगभग उस स्वीकृति की
प्रत्याशा की ओर अग्रसर है। आप सजग विधायक हैं और अब तो प्रोटेम स्पीकर है, आप करवाई होते सारे काम। एक सवाल मैं पूछा हूं, अभिभावक भी उत्तर दे सकते हैं। मन में एक विचार ये आता है, वो स्कूल हम बंद नहीं करेंगे अभी, लेकिन अगर हम स्कूल ऐसे बनाएं कि एक जगह स्कूल का विशाल भवन हो जहां 10,000 बच्चे पढ़ सकते हो, प्रॉपर लैब हो, लाइब्रेरी हो, पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षित हमारे शिक्षक, गुरुजन, अध्यापकगण हो, खेलकूद का परिसर हो, और वहां आसपास के 25-30 किलोमीटर के बच्चे आसपास के गांव से पढ़ने आए। रोड की व्यवस्था अच्छी बन गई है, कहीं वो समस्या रही नहीं है, सड़कों का जाल बिछ गया है। आधा घंटे में 20 किलोमीटर से कितनी देर लगेगी? ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, 40 मिनट लगेंगे, और जो 5-10 किलोमीटर दूर के गांव के बच्चे हैं वो तो 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। बसों से बैठ के आए, दिन भर अध्ययन करें और शाम को फिर अपने घरों में गांव पर पहुंच जाएं। ये कल्पना दिमाग में है, इसको साकार रूप देने की इच्छा है। तो ऐसे अगर बड़े स्कूल बने जहां संपूर्ण व्यवस्थाएं हो तो कैसा रहेगा, मैं राय जानना चाहता हूं। अच्छा आपने बहुत संक्षिप्त उत्तर दिया क्योंकि मन में आता है कि हर जगह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना उतना संभव नहीं होता। शिक्षकों के लिए गुणवत्तापूर्ण आवास और बाकी चीजों की भी आवश्यकता होती है, हर गांव में वो भी नहीं मिल पाती। अगर हम ये करेंगे तो शिक्षा के बड़े केंद्र बनेंगे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाएंगे। मेरे इस विचार से सब सहमत है ना? अगर सहमत हो तो इस बात को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हाँ बोलिए। यहाँ के सभी सहमत हैं, पूरे अकबरपुर में। और ये सब ऐसा है कि आपका ये जो सुझाव है, बल्कि ये मध्य प्रदेश में शिक्षा की क्रांति लाएगा। ये बात सही है कि आज एक्सीलेंस की डिमांड बढ़ती जा रही है और उस डिमांड को इस तरह के कैंपस पूरे कर सकते हैं। और आपकी इस कल्पना के लिए हम हृदय से धन्यवाद भी देते हैं और एक बार कर्तव्य ध्वनि बजाकर आपका आभार भी व्यक्त करते हैं। और आप चाहेंगे तो हम इसके लिए पर्याप्त जमीन भी ढूंढ कर देंगे। ये तो एक तरह से शिक्षा का पूरा परिसर हो जाएगा कि वहां पर विद्यार्थियों को पढ़ने के साथ पढ़ाने वाले शिक्षकों के भी आवास अगर वहां तैयार होंगे तो शिक्षा का मंदिर और शिक्षा का घर हो जाएगा। हम इस कल्पना के लिए आपका हृदय से बारंबार धन्यवाद देते हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो रोड मैप हमने बनाया है उसमें इस बात की हमने डिस्कशन करके, चर्चा करके व्यवस्था की है कि हम 10,000 ऐसे स्कूल 3 साल में मध्य प्रदेश में तैयार करेंगे जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के विशेष केंद्र होंगे। और आप सब भी इससे सहमत हैं, आपको धन्यवाद। अब एक दिन और बात करें। बहुत धन्यवाद अकबरपुर के सभी साथियों को, रामेश्वर जी को, हमारे शिक्षकगण को, प्राचार्य जी को, अभिभावकों को। माननीय मुख्यमंत्री जी, इसके बाद हम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन गढ़वाला जिला शाजापुर से जुड़ेंगे। ये जो विद्यालय है ये 100 लाख की लागत से बना है। 195 विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। यहाँ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री नंदकिशोर पाटीदार, माननीय सरपंच गढ़वाला, श्री रामचंद्र पाटीदार जो अभिभावक हैं छात्रा कुमारी सुरक्षा के, और प्राचार्य श्री धर्मेंद्र कुमार। नंदकिशोर जी सहित सभी प्राचार्य जी और सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। कैसा बना स्कूल का भवन? अच्छा बना है, सुंदर बना है। हाँ बिल्कुल। आपने घूम के देखा? हाँ देखा नहीं। अच्छा। गांव के सभी लोग हैं, गांव में बहुत अच्छा स्कूल बना है, पर्याप्त जगह है, मैदान है। अच्छा, गांव में ये स्कूल कब खुला था? करवाला में 2002 में हाई स्कूल की क्लास लगी थी और 2013 में हाई सेकेंडरी हो गया था सर। 2013 में हाई सेकेंडरी हो गया। अभी बच्चे कितने पढ़ते हैं? प्राचार्य जी बताएं सर, या आपको जानकारी हो तो आप बता दें। प्राचार्य बताएं। महोदय नमस्कार, मैं धर्मेंद्र यादव। 195 बच्चे हैं सर। पिछले सत्र में 155 बच्चे थे, आने वाले
195 बच्चे हो गए। तो 195 वैसे बच्चों के लिए पर्याप्त स्थान है इसमें पढ़ने की? हाँ, इसमें बहुत ही पर्याप्त, बहुत बड़े बड़े कमरे हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है इसमें। कमरे भी ठीक है, कमरों में खिड़की दरवाजे भी ठीक है? हाँ, खिड़की दरवाजे वगैरह सब ठीक है। स्टाफ रूम अलग है, बच्चों के लिए, बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए अलग अलग टॉयलेट वगैरह है। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये भवन तो बन जाते हैं, लेकिन भवन बनने के बाद उनका रख रखाव हो जाए, टॉयलेट है, बाथरूम है, लेकिन उनकी सफाई की व्यवस्था और बाकी चीजें कैसे होगी, इसके बारे में सोचा है? ये हम हमारे स्तर से अपने जनप्रतिनिधि से ही करेंगे। हमारे यहाँ पे जो सरपंच महोदय हैं वो बहुत ही जागरूक हैं। उन्होंने पिछले सत्र भी माइक मशीन स्कूल में दान दी है, तो जनप्रतिनिधि बहुत यहाँ के सतर्क रहते हैं इस मामले में। तो हमें जब भी आवश्यकता लगती है वो हमारा सहयोग करते हैं। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद मिनी वचन पत्र की बात करेंगे। उपचुनाव से पहले जारी कांग्रेस के मिनी वचन पत्र को लेकर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल इस वचन पत्र से राहुल गांधी की तस्वीर नदारद है। मिनी वचन पत्र पर सोनिया गांधी और पीसीसी चीफ कमलनाथ की तस्वीर है। 2018 के वचन पत्र में राहुल गांधी की तस्वीर फ्रंट पर थी। कांग्रेस के इस मिनी वचन पत्र को लेकर कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव ने तंज कसा है। गोपाल भार्गव ने कहा कि उपचुनाव में हार के डर से राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह को वचन पत्र से बाहर रखा गया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसानदेह हैं, इसीलिए कमलनाथ ने मिनी वचन पत्र से दोनों नेताओं को बाहर रखा है। कांग्रेस पार्टी अच्छी तरह इस बात को जानती है कि ना उसके लिए राहुल गांधी की फोटो से वोट मिल सकते हैं और ना दिग्विजय सिंह जी की। इस समय राज्य में दिग्विजय सिंह परिदृश्य से गायब हैं, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे पता नहीं। इसी तरह से राष्ट्रीय परिदृश्य राहुल गांधी, तो फोटो नहीं लगाना है, इसका अर्थ ये है कि कांग्रेस ने स्वयं मान लिया है कि इन दो लोगों की फोटो लगने से उनके वोट कम होंगे। तो ये स्ट्रेटेजिकल है, मतलब एक रणनीतिक कह सकता हूँ कि लोगों को भ्रम में रखने के लिए, और जैसे ही चुनाव होगा लोग सामने आ जाएंगे। और सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, मौका तो बीजेपी को खैर मिल ही गया, इस तरीके से मौके लपकने में बीजेपी माहिर है। क्या कांग्रेस का भी कोई औपचारिक अनौपचारिक रिएक्शन मिल पाया? आखिर राहुल क्यों नहीं? देखिए, इसके पीछे कांग्रेस पार्टी तर्क दे रही है कि राहुल गांधी उस समय 2018 के चुनाव के समय पार्टी के अध्यक्ष थे और इस समय वो पार्टी के महासचिव हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी को अभी भी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता राहुल गांधी को ही अपना नेता मानकर चलते हैं। लेकिन कांग्रेस के मिनी वचन पत्र से राहुल गांधी को आउट कर देना कई तरह के सवाल खड़े करता है। बीजेपी को मौका जरूर मिल गया और बीजेपी इस बात को लेकर तंज कस रही है कि राहुल गांधी ऐसा तो नहीं कि बचना चाह रहे हो, जैसे राहुल गांधी ने कहा था मैं 11वें दिन सीएम को हटा दूंगा, और लगातार किसान कर्ज माफी को लेकर हमलावर रही बीजेपी। जी बिल्कुल, देखिए, राहुल गांधी ने ही मध्य प्रदेश में इस बात का ऐलान किया था कि किसान कर्ज माफी होगी और सत्ता में आते ही 10 दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा। और इसी मामले को लेकर बीजेपी भी लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर हमलावर रहती है। और यही कारण है कि इस बार कांग्रेस ने अपने मिनी वचन पत्र से न सिर्फ राहुल गांधी को बाहर रखा है, बल्कि दिग्विजय सिंह जैसे नेता को भी इस बार उपचुनाव से कोई बहुत हद तक बाहर रखा गया है। हालांकि बीजेपी इसको एक रणनीति का हिस्सा जरूर मान रही है, लेकिन ये बात जरूर है क्योंकि दिग्विजय सिंह भी कह चुके हैं कि चुनाव के दौरान उनके जाने पर कई बार वोट कट जाते हैं, तो वोट ना कटे, शायद इस बात को लेकर चिंता कांग्रेस पार्टी के अंदर होगी। और यही कारण है कि कांग्रेस ने अपने मिनी वचन पत्र से राहुल गांधी को बाहर रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।